हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आपका सबका एग्जाम अच्छा हुआ होगा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। मैंने आपसे कहा था कि हम एग्जाम देकर आइए, उसके बाद में पेपर डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू। जो मुझे लगता है उस हिसाब से मैं आपको आंसर्स प्रोवाइड करूंगी। बहुत सोच समझकर मैं क्वेश्चंस के आंसर्स लेकर आई हूँ। आई होप आप लोगों ने भी अच्छा एग्जाम दिया होगा और प्लीज टैली कीजिए कि आपने आंसर क्या किया है। मीन्स कि अभी हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट पेपर सीडीपी यूटेट पेपर 1 के। हम इस वीडियो में सीडीपी के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। चेकआउट कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। क्वेश्चन पेपर काफी हद तक अच्छा था, बहुत अच्छा आया है और सब कुछ पढ़ाया हुआ है। आई थिंक मैंने आपको जितनी वीडियोस प्रोवाइड करी थी, अगर आपने जिस किसी स्टूडेंट ने वो वीडियोस देखी हैं तो 30 में से आई थिंक 20 to 25 क्वेश्चंस तो उन वीडियो से ही कवर हो गए होंगे, क्योंकि ये जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे टॉपिक मैंने अपने वीडियो में कवर किए हुए हैं, एक दो क्वेश्चंस को छोड़कर। आई थिंक इसमें 25 क्वेश्चंस तो वीडियो से कवर हो गए थे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन आज का। देखिए, स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट। अब देखिए, मैंने आपको रीइंफोर्समेंट की थ्योरी पढ़ाई थी, मैंने आपको स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग सबकी अलग अलग वीडियोस बनाकर प्रोवाइड की थी और सब उसी में से आया है। आप बहुत ध्यान से, अगर जिस किसी ने भी वो वीडियोस वॉच की हैं, देखी हैं, तो वो स्टूडेंट समझ सकते हैं कि हाँ, सब कुछ पढ़ा हुआ था। पेपर कोई टफ नहीं था। इससे ज्यादा टफ पेपर तो इस बार सीटेट का आया था। यूटेट का पेपर काफी अच्छा आया था। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हमसे पूछा गया है थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट, तो निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन सिद्धांत के रूप में जाना जाता है? तो उसे हम बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्या बोलते हैं? ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। क्लासरूम कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट शुड बी। तो जो क्लासरूम का कम्युनिकेशन होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, वो कैसा होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड, स्टूडेंट सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड या फिर टेक्स्ट बुक सेंटर्ड? वो होना चाहिए ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड, कि हमने जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है टीचर और स्टूडेंट ने मिलकर, तो जो उनका कम्युनिकेशन होना चाहिए उस ऑब्जेक्टिव को सेंटर्ड में रखकर हमें अपना कम्युनिकेशन करना चाहिए। सेइंग गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट टू स्टूडेंट्स इज। तो अगर छात्रों को हम ठीक, शाबाश और बहुत अच्छा कहते हैं तो वो किस में आता है? वो नॉन वर्बल में आता है, वर्बल में आता है, निगेटिव में आता है या फिर पॉजिटिव में आता है? तो जब हम बच्चे को कुछ अच्छा कह रहे हैं, एक्सीलेंट कह रहे हैं, वेरी गुड कह रहे हैं, इट मीन्स वर्बल तो है वो, लेकिन वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट होता है सेइंग गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट टू स्टूडेंट्स। काउंसलिंग डज नॉट इंक्लूड, फोर्थ क्वेश्चन है, काउंसलिंग डज नॉट इंक्लूड, काउंसलिंग में क्या इंक्लूड नहीं होता है? अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन पर्सपेक्टिव, लिसन टू चिल्ड्रन पेशेंटली, डिसिप्लिन चिल्ड्रन या फिर फ्रेंडली डिस्कशन विद चिल्ड्रन? तो इसका आंसर है डिसिप्लिन, डिसिप्लिनिंग चिल्ड्रन, बच्चों को अनुशासन में रखना। देखिए, काउंसलिंग करना, किसी को परामर्श देना, काउंसिल करना। तो जब हम किसी को काउंसिल करते हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करते हैं, उसको धैर्यपूर्वक सुनते हैं और उससे जो बातचीत करते हैं वो एक फ्रेंडली डिस्कशन होता है, लेकिन वहां पर कोई भी डिसिप्लिन की, अनुशासन की बात नहीं की जाती है। तो काउंसलिंग में डिसिप्लिनिंग चिल्ड्रन डज नॉट इंक्लूड। तो फोर्थ का सी इज योर करेक्ट आंसर। इन फॉलोइंग हु इज द फाउंडर ऑफ प्ले वे मेथड ऑफ टीचिंग? अब प्ले वे मेथड ऑफ टीचिंग के फाउंडर कौन है? खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? ये आपको बताना था। तो इसका आंसर है फ्रोबेल। फ्रोबेल इज द फाउंडर ऑफ प्ले वे मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम। डेवलपमेंट कहाँ से आगे बढ़ता है? विकास आगे बढ़ता है विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, साधारण से सरल की ओर या फिर जटिल से कठिन की ओर? तो जो विकास आगे बढ़ता है वो बढ़ता है सामान्य से विशिष्ट की ओर, जनरल टू स्पेसिफिक। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। पहले हमारा विकास कैसा होता है? सामान्य होता है, धीरे धीरे वो एक स्पेसिफिक रूप ले लेता है। जैसे कि अभी आप पढ़ रहे हैं तो आप एक जनरल हर टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप एक विशिष्ट फील्ड में जाकर अपना नाम करेंगे, कुछ करेंगे, तो आप इस जनरल से कैसे हो गए? स्पेसिफिक हो गए। द मोस्ट डायनेमिक फैक्टर ऑफ सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक है, कौन सा है?
वो है एजुकेशन। डायनेमिक फैक्टर, अगर सोसाइटी को चेंज करना है तो सबसे पहले क्या अच्छा होना चाहिए? एजुकेशन। तो मोस्ट डायनेमिक फैक्टर ऑफ सोशल चेंज इज एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्नर्स शो इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सो अ टीचर शुड। अगर शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। जी बिल्कुल कराना चाहिए। अधिगम की एक समान गति पे बल दोगे तो फिर कैसे एक भिन्नता प्रदर्शित कर पाओगे? कठोर अनुशासन, वो भी गलत है। परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, वो भी गलत है। तो प्रोवाइड अ वेराइटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस की एक वेराइटी प्रोवाइड करनी चाहिए। द मेन एम ऑफ क्लासरूम टीचिंग शुड बी, क्लासरूम टीचिंग का मेन एम क्या होना चाहिए? टू ट्रेन लर्नर्स फॉर वोकेशन, टू प्रिपेयर देम फॉर हायर क्लासेस, टू फैसिलिटेट लर्निंग, या फिर टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस। हमें जो है क्लासरूम का टीचिंग का मेथड इस तरीके से होना चाहिए कि हमें बच्चे के सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करना है। तो 9th का ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन इज एक्सक्लूसिवली डिपेंडिंग अपॉन, स्कूल एजुकेशन की जो क्वालिटी है, स्कूल की शिक्षा की गुणवत्ता विशेष रूप से किस पर निर्भर करती है? इंफ्रास्ट्रक्चर पर, फाइनेंशियल प्रोविजंस पर, इंटरनेशनल सपोर्ट पर, या फिर क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन पर? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आई होप आप सभी का अच्छा हुआ होगा, क्योंकि जो एजुकेशन है स्कूल की वो किसकी क्वालिटी पे डिपेंड करती है? वो टीचर की एजुकेशन की क्वालिटी पे डिपेंड करती है। जितना अच्छा टीचर एजुकेशन देगी, जितना अच्छा टीचर के एजुकेशन देने की तरीका होगा, जो उनकी क्वालिटी होगी, उतना ही अच्छा हम स्कूल की एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो 10th का आंसर है डी। अब पूछा जा रहा है कि एक अच्छे अध्यापक से अपेक्षा है, एक अच्छे अध्यापक से हम क्या अपेक्षा करते हैं? गुड टीचर मस्ट प्रोवाइड गुड क्लास नोट्स, अलाउ स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर देयर नोट्स, डेवलप मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट, या फिर गिव स्पार्क ऑफ थिंकिंग टू स्टूडेंट्स। तो अगर आपने चारों ऑप्शन बहुत अच्छे से पढ़े हैं तो आपको देखते ही माइंड में आंसर क्लिक किया होगा कि गिव स्पार्क फॉर थिंकिंग टू स्टूडेंट्स, की बच्चों के चिंतन को हमें उत्प्रेरित करना है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। फॉर द लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड इट इज इंपॉर्टेंट टू, बच्चों के भाषाई विकास के लिए क्या जरूरी है? कि बच्चों को राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल्स होने चाहिए, उनको जो है अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, या फिर उनके लैंग्वेज स्किल्स की एक्टिविटीज को इस तरह से ऑर्गेनाइज करें कि वो डेवलप हो पाए। तो ये तीनों ही पॉजिटिव व्यूज हैं किसी भी लैंग्वेज की डेवलपमेंट के लिए। अगर हम बच्चों की भाषा का विकास करना चाहते हैं तो उन्हें लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना सबका अभ्यास होना चाहिए। अधिक से अधिक उनको अपने विचारों को व्यक्त कर पाए, उन्हें अवसर मिलने चाहिए, और भाषाई कौशल के विकास हेतु उनके लिए गतिविधियां आयोजित की जानी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 12th का आंसर हो जाएगा डी। स्टेटमेंट जनरली गर्ल्स आर पुअर इन साइंस, एक स्टेटमेंट है कि लड़कियां विज्ञान में कमजोर होती हैं। तो एक ये कहीं ना कहीं जेंडर बायस्डमेंट है, क्योंकि हम गर्ल्स और बॉयज को अलग अलग रख रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं कि लड़कियां विज्ञान में कमजोर हो रही है तो ये जेंडर बायस्ड जजमेंट है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कि लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है। 2 से 6 वर्ष के बच्चे किस में आते हैं? प्री चाइल्डहुड में। ये भी मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि 2 से 6 वर्ष के बच्चे किस में आते हैं? पूर्व बाल्यावस्था में। ठीक है। सक्सेस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन की मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करी थी अभी कुछ दिन पहले। इंक्लूसिव एजुकेशन मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसमें हमने क्या कहा था कि जो समावेशी शिक्षा होती है वो किस पर निर्भर करती है? उसका मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था कि सब बच्चों को हमें साथ लेके चलना है, सामान्य बच्चों को और दिव्यांग बच्चों को साथ में लेके चलना है। तो पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता से इससे कोई मतलब नहीं है, समुदाय के सहारे पर कोई मतलब नहीं है, शिक्षण अधिगम सामग्रियों की उच्च गुणवत्ता से इससे कोई मतलब नहीं है। मेन होना चाहिए, अगर हम इंक्लूसिव एजुकेशन को सक्सेस दिलवाना चाहते हैं, समावेशी शिक्षा को सफल करना चाहते हैं, तो अध्यापकों की अभिवृत्त्यात्मक परिवर्तन, सबसे पहले जो टीचर्स हैं उनका एटीट्यूडनल चेंज पे हमें, अध्यापकों में हमें अभिवृत्त्यात्मक परिवर्तन देखना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। रीना लर्न्स एवरीडे लेसन्स वेरी क्विकली बट बीना टेक्स लॉन्गर टू लर्न देम। रीना बहुत जल्दी सीख लेती है लेकिन बीना देर से सीखती है। तो आपको बताना है कि ये किस सिद्धांत को डेवलप करता है? डिनोज द डेवलपमेंट प्रिंसिपल। तो ये विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? निरंतरता के, सामान्य से विशिष्ट के, व्यक्तिक भिन्नता, अंतर संबंध। सबसे पहली बात, ये दोनों अलग है, रीना अलग है, बीना अलग है, क्योंकि रीना जल्दी सीख रही है और बीना देर में सीख रही है, तो इनके अपने अपने डिफरेंसेस हैं। तो ये किस पर डिपेंड करता है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोसेस इन द सोशल ऑब्जर्वेशनल
लर्निंग थ्योरी ऑफ बंड्यूरा। तो बंड्यूरा की जो सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत है वो किस से निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? बंड्यूरा की थ्योरी आपने अगर पढ़ी है तो आपको पता होगी कि ये रिटेंशन पर किस पर अधिगम किस सिद्धांत पे किस पे डिपेंड करती है? रिटेंशन पर, प्रतिधारणा पर। प्रोजेक्ट मेथड इज फाउंडेड बाय, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको जब प्रोजेक्ट मेथड पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि प्रोजेक्ट मेथड इज फाउंडेड बाय किलपैट्रिक। डायरेक्ट आंसर्स आए हैं, जो भी वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर की थी उनमें से काफी क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे गए हैं। द लैब स्कूल्स एडवोकेटेड बाय जॉन डेवी आर एग्जाम्पल ऑफ, तो जॉन डेवी द्वारा जो समर्थित लैब विद्यालय है वो किसका उदाहरण है, ये आपको इसमें बताना है। तो वो एक प्रोग्रेसिव स्कूल का उदाहरण है, प्रगतिशील विद्यालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉन्सेप्ट लर्न बाय अ स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स क्लास एंड यूज्ड इन फिजिक्स क्लास, को विद्यार्थी द्वारा गणित में सीखी गई अवधारणा का उपयोग भौतिकी कक्षा में किया जाता है। मतलब जो बच्चा मैथ्स में जो सीख रहा है उसका वो जो यूज है वो फिजिक्स में भी कर रहा है। तो इट मीन्स वो क्या है, वो एक पॉजिटिव ट्रांसफर है, नेगेटिव ट्रांसफर है और जीरो ट्रांसफर है, या फिर नन ऑफ दीज है। अगर कोई बच्चा मैथ्स के कॉन्सेप्ट को फिजिक्स में भी अप्लाई कर पा रहा है या फिर जो मैथ्स से सीख रहा है वो फिजिक्स में भी वो उसको यूज कर पा रहा है, इट मीन्स वो एक पॉजिटिव ट्रांसफर है, वो एक सब्जेक्ट से दो सब्जेक्ट्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहा है। डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट कभी खत्म होने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो डेवलपमेंट के किस प्रिंसिपल से रिलेटेड है, आपको ये बताना है। तो ये होता है कंटिन्यूटी, मतलब कि जब आप नेवर एंडिंग प्रोसेस, इट मीन्स वो कंटिन्यूअस चल रहा है। तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया मीन्स निरंतरता का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी है। मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन में ही आंसर छुपे होते हैं, आपको क्वेश्चन से ही आंसर का पता चल जाता है अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी करी है तो। इंस्टिंक्ट थ्योरी, अब आपसे पूछा जा रहा है कि इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन किसने दी है, वो दी है मैकडूगल ने। किसने दी है? मैकडूगल द्वारा दी गई है अभिप्रेरणा की मूल वृत्ति सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड इन लर्नर बाय स्कूल, अधिगमी में विद्यालयों द्वारा वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करने का अर्थ है। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड, आपको जो है स्कूल लर्नर में एक साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करना है स्कूल के द्वारा। तो उसका मतलब ये हुआ कि टीचिंग ऑफ साइंस, आपको साइंस पढ़ाना पड़ेगा। एक्सेप्ट मतलब आपको वो एक्सेप्ट करना है जो बड़े कह रहे हैं, या फिर आपको सच को एक्सेप्ट करना है, या फिर फोर्थ ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, एक्सेप्ट समथिंग ओनली आफ्टर एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन, आपको उसे एक्सेप्ट करना है किसी बात को परख और सत्यापन के पश्चात ही स्वीकारना है कि हाँ ये वेरीफाई हो गया है कि ये सही है। तो इसमें साइंटिफिक एटीट्यूड क्या होता है, हम साइंस में क्या करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं। तो एग्जामाइन और वेरीफाई करने के बाद ही हम साइंटिफिक एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चिल्ड्रन ऑफ क्लास 1 एंड 2, जो कक्षा 1 व 2 के बच्चे होते हैं वो पढ़कर शीघ्र सीख सकते हैं, लिखकर शीघ्र सीख सकते हैं, अमूर्त अनुभवों से सीखते हैं या फिर मूर्त अनुभवों से, वो कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस से सीखते हैं। क्लास 1 एंड 2 के बच्चे जो होते हैं लर्न फास्ट थ्रू कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस। तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अ टीचर शुड हैव, टीचर के पास क्या होना चाहिए, टीचर के पास सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, टीचिंग मेथड्स की नॉलेज होनी चाहिए, या फिर छात्रों के विषय में ज्ञान होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक टीचर के पास ये सब चीजें होनी चाहिए। तो ऑल ऑफ द अबव इज योर करेक्ट आंसर। इन ऑर्डर टू अवॉइड अननेसेसरी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अराइजिंग आउट ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम वी शुड हैव, वार्षिक परीक्षाओं से उत्पन्न होने वाली अनावश्यक मनोवैज्ञानिक समस्याओं से बचने के लिए हमें प्रयोग करने चाहिए। हमें क्या प्रयोग करने चाहिए, पीरियडिक टेस्ट लेने चाहिए, या टीचर्स दूसरे स्कूल के टीचर्स को टेस्ट लेने चाहिए, कोई टेस्ट नहीं लेने चाहिए, या पीरियडिक टेस्ट लेने चाहिए विद करेक्टिव मेजर्स, मतलब कि सुधार हो सके। इस तरीके से हमें टेस्ट लेने हैं कि टेस्ट लेना एक एम नहीं होता है, टेस्ट इस तरीके से लेने चाहिए कि हाँ हम जो हमारे अंदर कमियां हैं तो जो पीरियडिक टेस्ट हो रहे हैं तो उसमें हम उसको सुधार कर सके सुधारात्मक उपायों के साथ। तो डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अ गुड टीचर इज वन हु, तो शिक्षण अधिग्रहण प्रक्रिया के हिसाब से एक अच्छा टीचर कौन होता है, जो बातें करने के लिए दंडित करता है, जो उदासीन है, जो कक्षा में बातचीत रोकने में सफल हो जाता है, या फिर सोचता है कि बातचीत व सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया सकता है। थिंक दैट टॉकिंग कैन बी यूज्ड एज लर्निंग रिसोर्सेज, जो ये सोचते हैं कि बात करने से भी कहीं ना कहीं बच्चे कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे।
तो इसका आंसर हो जाएगा डी। टू एनकरेज चिल्ड्रन टू पुट इन एफर्ट्स इन देयर स्टडीज टीचर्स नीड टू, तो टीचर को क्या करना चाहिए कि एक बच्चे को एफर्ट्स कर पाए अपनी पढ़ाई में। बच्चे को डांटना चाहिए, मतलब कि अध्ययन में प्रयास हेतु प्रोत्साहित करने के लिए। आप बात डांटोगे तब बच्चा सीखेगा, नो। आप बच्चों को नियंत्रण में रखोगे तब बच्चा सीखेगा, नो। अन्य बच्चों के साथ तुलना करके, तुलना तो कभी करनी ही नहीं है, कंपैरिजन तो एक नेगेटिव वर्ड होता है। मोटिवेट द चाइल्ड, जब आप बच्चों को मोटिवेट करेंगे तभी बच्चा कुछ अच्छा कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉट नॉट ओनली डिटरमाइन लैंग्वेज बट ऑल्सो प्रिसीड्स। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको जीन पियाजे की जब थ्योरी पढ़ाई थी तो उसमें बताया था कि थॉट्स नॉट ओनली, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया है, इट वॉज एन आइडिया पुट फॉरवर्ड बाय जीन पियाजे। नेक्स्ट इन द लास्ट क्वेश्चन, हाउ अ टीचर शुड बिहेव विद द स्टूडेंट्स। टीचर को स्टूडेंट्स के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए? एज एन एल्डर, एज अ फादर, नॉर्मल, या फिर एज अ फ्रेंड। तो आप जब फ्रेंडली नेचर होंगे तभी आप बच्चे को अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छे से जान पाएंगे। तो एज अ फ्रेंड आपका बच्चों के साथ, विद्यार्थियों के साथ व्यवहार होना चाहिए। तो ये सीडीपी के फर्स्ट पेपर के क्वेश्चंस का एनालिसिस था अकॉर्डिंग टू मी। अब जब आंसर की आएगी तो हम फाइनल आंसर की और एक बार चेक करेंगे, बट ये क्वेश्चंस मुझे जहां तक लगते हैं इनके आंसर्स इट शुड बी करेक्ट, कि ये जो मैंने बताई सही होने चाहिए। आप इन पे फेथ कर सकते हैं। आप मैच कीजिएगा कि आपने इनका आंसर क्या किया है। अगर आपको किसी ऑप्शन में गलत लगता है या मेरे दिया हुआ आंसर कुछ गलत लगता है तो प्लीज कमेंट करके बताइए, ताकि मैं उसको फिर से उस क्वेश्चन को रिसर्च कर सकूं उस क्वेश्चन में। तो आई होप आपको आपके आंसर्स मिले होंगे, और बने रहिएगा मेरे साथ। मैं नेक्स्ट वीडियो सीडीपी के नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी, आज ही आपको प्रोवाइड करूंगी, वो भी यूटेट पेपर 2 की सीडीपी के क्वेश्चंस। तो अगर आपको वीडियो आज की पसंद आई है देन डू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और प्लीज कमेंट में बताइएगा आपने, जिसने भी ये वीडियो देखी है, आप में से सीडीपी में कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए, ताकि मुझे भी थोड़ा सा ये आइडिया लग पाए कि जो मैंने बच्चों को पढ़ाया बच्चे उसमें से कितना करके आए हैं और कितना बच्चों का स्कोर जा रहा है। प्लीज थोड़ा सा मोटिवेट मुझे भी कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए बच्चों का स्कोर कितना रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।